Students, today we are going to start our new chapters, that is a chapter number 9 जो कि है अपना कार्बन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है कार्बन। तो इस चैप्टर्स में हम स्टडी करने वाले हैं बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन वर्सेटाइल्स एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन जो कि अपना सबसे मेन टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। उसके साथ में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में कुछ प्रैक्टिस किए थे, जिसमें से 9th स्टैंडर्ड में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें से हमने अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, एंड फाइनली लास्ट टॉपिक दैट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन कंपाउंड है, इस कार्बन कंपाउंड में बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो कार्बन कंपाउंड है इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को विद द डेफिनेशंस ऑफ कार्बन, जिसमें से हम कार्बन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये स्टडी किया था कि जो हमारे पास में दो टाइप के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसमें से एक्सेप्ट मटेरियल फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल्स एंड ग्लास एंड सॉइल्स, ये जो है एक्सेप्शन, यानी मटेरियल जिससे फैब्रिकेटेड मटेरियल है, मेटल से, ग्लास से, सॉइल से, ये इससे हट करके जो भी चीज बनी हुई है, दैट फूड स्टफ टू फ्यूल आर मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी फैब्रिकेटेड मटेरियल जो होता है ग्लास और सॉइल, वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और बाकी सभी चीजें किससे बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। Students, about the 200 years back, it was believed that the organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms, plants and animals. But हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था, a great scientist Friedrich Wallace did the one experiment on ammonium cyanide, जिससे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैबोरेटरीज में बनाया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि जो फ्रेडरिक वोलर थे, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही यूजफुल है बोर्ड की एग्जामिनेशन पर्पज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन। आइए देखते हैं कि ये कार्बन किस तरह से नेचर में पाया जाता है। तो ऑकरेंस ऑफ कार्बन, स्टूडेंट्स, कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन एटमॉस्फेयर में मिलता है। हमें पता है कि कार्बन गैसियस फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, चारकोल और कोल के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, कार्बन इज प्रेजेंट इन अ फ्यूल। फ्यूल कहने का मतलब होता है वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, बायोगैस, मास गैस। तो इन सभी फ्यूल में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट्स अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कार्बन के बारे में, तो कार्बन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, जैसे कि मेटल कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के फॉर्म में है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज अ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहां पे कि कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन अ फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मास गैस एक्सेट्रा।
And third point is a carbon is a present in a compound like carbonates and hydrogens of carbonate. And fourth one, the carbon is a found in the free state as a diamond, graphite. स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अ बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन जो एटम है वो किस तरह से दूसरे कार्बन एटम के साथ में केमिकली बॉन्ड बनाता है। तो स्टूडेंट्स हमने बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी किया है कि देयर इज टू टाइप ऑफ अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट जो ये आयोनिक बॉन्ड होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, जो कि हमने एग्जांपल दिया था फॉर्मेशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड और एनी टाइप ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट में एक मेटल होता है और दूसरा कंपोनेंट उसका नॉन मेटल होता है। स्टूडेंट्स अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो यहां पे जो बॉन्डिंग इन कार्बन है ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2,4। कार्बन के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा या फिर शेयर करेगा। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि कार्बन इट कैन अटेन द स्टेबिलिटी बाय गेनिंग ऑफ 4 मोर इलेक्ट्रॉन और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। तो दूसरे एटम के साथ में या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे, डोनेट करने के बाद लूज करने के बाद में इट्स एक्वायर द स्टेबिलिटी ऑफ 2, जो कि हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी मिल जाती है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इस एक्वायर द स्टेबिलिटी ऑफ नियॉन गैस, तो नियॉन की स्टेबिलिटी इसे मिल जाती है। लेकिन कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों नहीं करता है देखते हैं। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा because it is difficult for 6 proton to hold 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे सीधी सी बात है, अगर स्टूडेंट्स जो हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम स्टेबिलिटी के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरे एटम से, तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएगा 10। और कार्बन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो है 6। तो ये प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इट्स क्रिएट द हाईली अनस्टेबल एटम। तो यहां पे ये गेन वाला जो है यहां पे क्लॉज ये काम नहीं करता। अब सेकेंड बात करते हैं, इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इट्स रिक्वायर द एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन भी अगर वो लूज करता है तो इट्स रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है। इन केस अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया तो एटॉमिक जो साइज है वो नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल हो जाएगा, मींस हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 पॉजिटिवली चार्ज होंगे प्रोटॉन के और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर या एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस एंड इट्स क्रिएट द अनस्टेबिलिटी। तो यहां पे हमें ये दिख रहा है कि कार्बन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है और कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। तो इसको हम कह सकते हैं कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑल्सो कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू 4 इलेक्ट्रॉन
In case of carbon, if lose the 4 electron, that the atoms become unstable due to the smaller in atomic size. तो यहां पे क्या हो रहा है? So it share 4 electron with other atom to attain the stability resulting the formation of covalent bond. तो स्टूडेंट्स यहां पे जो कार्बन है, कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है? कोवालेंट बॉन्ड. तो कोवालेंट बॉन्ड में जो हमारा कार्बन है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो यार कार्बन एटम्स नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी. अगर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4. तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 4. तो ये हमने देखा बॉन्डिंग इन कार्बन, जो कि कार्बन एटम क्या फॉर्म कर रहा है? कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए कार्बन को हम कहते हैं टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. इट इज टेट्रावैलेंट. क्यों? क्योंकि जब भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, आपको हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4. स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम. यानी 2 एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड. अब यहां पे शेयरिंग ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड. द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में शेयर किए जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड. And sharing of 2 pairs of electron resulting in formation of double bond and sharing of 3 pairs of electron result in the formation of triple covalent bond. यानी 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, उसके ऊपर यहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है. अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, एंड द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर the resulting formation of double bond, and the 3 pairs of electrons are shared the resulting formations of triple covalent bond. तो इससे हम एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स. पहला एग्जांपल हम क्या लेते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, और हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है. जैसे अगर आपको ऑक्सीजन लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं. नाइट्रोजन लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? N2 लिखेंगे. उसी तरह से हाइड्रोजन अगर लिखना है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन को हम किस तरह से लिखेंगे? H2. तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल H2 है, ये किस तरह से फॉर्म होता है, और इनके बीच में ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ. तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक जाननी है तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के लिए हमें चाहिए एटॉमिक नंबर. तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है स्टूडेंट्स वो है H, और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे हाइड्रोजन का तो वो होता है 1, और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1. तो हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए इट्स नीड अ 1 मोर इलेक्ट्रॉन. तो एक अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो होगा क्या? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हम ले लेते हैं. दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर दे रहे हैं. तो दैट द 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहां पे क्या बन गया? H2. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए एक और हाइड्रोजन एटम यानी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है.
तो हाइड्रोजन ने क्या किया, सेम हाइड्रोजन एटम यानी दो हाइड्रोजन एटम ने आपस में मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, जिससे दोनों की स्टेबिलिटी बन गई और दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो कि है फॉर्मेशंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है हम कैसे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं। ओके तो अगर मैं O2 से लिखता हूं तो यहां पे क्लियर हमें पता चल रहा है कि O2 कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होगा। तो आइए देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर से। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया 2,6। 2,6 यानी हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, कितना आ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज अ 6। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है तो इट्स नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी, यानी इसे 2 और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो क्या होगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। सो द 2 ऑक्सीजन एटम, इससे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब भी हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं जो कि है अपना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है N2 यानी 2 एटम ऑफ अ नाइट्रोजन कंबाइंड। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन में किस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2,5। इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल्स में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। It needs 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेंड द स्टेबिलिटी। 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेगा 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन एटम 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा किस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म्स एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से सभी मोस्ट ऑफ सभी बने हुए कार्बन कंपाउंड से। जितने भी फूड स्टफ है, खाने पीने की चीजें हैं, दैट ऑल कंटेन द कार्बन एटम। उन सभी में कार्बन एटम पाया जाता है। वुड कार्बन एटम, प्लास्टिक मटेरियल कार्बन एटम, फैब्रिक अगर हम कॉटन की बात करें, नायलॉन की बात करें, टेरेलिन, ऑर्लॉन, सिल्क, ये सभी में क्या मिलता है, कार्बन कंटेन होता है। तो यहां पे हमें ये देखना है कि इतने बड़े नंबर में जो कार्बन कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म हुआ। अगर हम बात करेंगे तो मोर देन द 3 मिलियन कंपाउंड्स आर फाउंड ऑफ अ कार्बन, यानी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। अब देखिए जो भी मेडिसिन हम लेते हैं दैट ऑल मेडिसिन कंटेन द कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूट। जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूट। जो भी फूड स्टफ होता है, प्रोटीनस, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है कार्बन। इवन जो हम डे टू डे लाइफ में फ्यूल से लेकर के जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ, ऑल थिंग्स दैट मेड अप ऑफ अ कार्बन।
तो ये कार्बन कंपाउंड इतने बड़े नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में कैसे फॉर्म हुआ? तो कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन द 3 मिलियन. इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द अदर एलिमेंट. जो भी 118 एलिमेंट में दूसरे जो एलिमेंट है कार्बन को छोड़ करके, उनसे मिला करके भी इतने कंपाउंड नहीं बनते हैं जिनसे सिर्फ कार्बन से बनता है. अब ये क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के पास में अनयूजुअल रिमार्केबल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. क्या है? बिकॉज द कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम. तो कार्बन के पास एबिलिटी है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. इससे क्या होगा? एक बहुत बड़ा लॉन्ग चेन फॉर्म होगा. तो कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन. तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया? ब्रांच चेन फॉर्म हो सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म हो सकता है, रिंग क्लोज चेन फॉर्म हो सकता है. और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन. तो कैटेनेशंस आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. एक्सप्लेन द कैटेनेशंस. तो कैटेनेशंस क्या है? रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन इन विच द कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन इज कॉल्ड एज अ कैटेनेशंस. अब ये कैटेनेशंस में इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले होता है? सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, जो वैलेंसी है कार्बन की वो कितनी है? 4. इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम. ये दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर देता है विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन. तो कार्बन दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है. इसमें हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया, सल्फर हो गया. तो इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंपाउंड मिलते हैं जिससे कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड है अपना हाइड्रोकार्बन. स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन हाइड्रोजन एटम. यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूट है. वो कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है. इससे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का अगर हम क्लासिफिकेशंस करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन स्ट्रक्चर्स, जो कि है ओपन चेन स्ट्रक्चर्स एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स. तो आइए देखते हैं पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में. स्टूडेंट्स, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम. यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हम कह सकते हैं. यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जिसमें से हमने देखा था अल्केन्स के बारे में. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? अल्केन्स भी कहते हैं. अल्केन्स विच हैव द ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम एंड विथ एन. तो हमने यहां पे जो सफिक्स का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, वो था एन, जिसके कुछ मेंबर्स हमने देखे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. तो सभी के सफिक्स में क्या आ रहा था? एन. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिए, एन कहने का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो कि ऑलरेडी हम यहां पे एग्जांपल में देख रहे हैं. मीथेन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग हुई है वो है सिंगल बॉन्ड. इस टर्म एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशंस देखा. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आर अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. दो चीजें आप ध्यान में रखना, एक कार्बन और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन एटम. जिसमें से हमने क्या देखा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम.
एग्जाम्पल क्या हो गया? अल्केन्स, अल्केन्स हैव ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विथ एन। तो एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में अब आप देखते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेसिकली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो देखते हैं अल्कीन्स क्या है। स्टूडेंट्स, यहां पे ऑलरेडी हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अल्कीन्स हैव डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। जो हमारा अल्कीन्स है, अल्कीन्स क्या होता है? अल्कीन्स हैव द डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर सफिक्स यानी एंड नेम अगर हम बोलेंगे, देयर नेम एंड विथ इन, ENE, तो क्या हो जाएगा? इन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और स्टूडेंट्स आप यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स आर इथीन। इथीन क्यों होगा? क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड टू कार्बन एटम और दो कार्बन एटम होगा तो इसको हम लोग कहेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में हमने रूट ऑफ कार्बन एटम पढ़ा था। अगर एक कार्बन एटम रहेगा तो मीथ, 2 कार्बन एटम ईथ, 3 कार्बन एटम प्रोप, 4 कार्बन एटम ब्यूट, 5 कार्बन एटम पेंट। तो स्टूडेंट्स ये अल्कीन क्या है? अल्कीन्स हैव डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विथ इन यानी सफिक्स दैट इज इन। तो क्या हो गया? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ओके, पेंटीन, हेक्सीन। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। अल्काइन क्या है? अल्काइन हैव ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो अल्काइन, और सफिक्स क्या होगा? आइन यानी YNE, आइन। जैसे अगर फर्स्ट मेंबर हम लोग कहेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन और इथाइन। सेकेंड मेंबर क्या होगा? प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, लाइक दिस। तो दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन हैविंग द डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड between the two carbon atom, that is what the alkanes and alkynes. Alkanes क्या हो गया? Alkanes have the double covalent bond between the two carbon atom and their name and with ene, that is a ethene और propene. Alkyne क्या हो गया? Alkynes have triple covalent bond between the two carbon atom and their name and with ine. क्या हो गया? Ethyne, propyne, butane. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जिससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से जरूर पूछा जाता है। या तो डेफिनेशन पूछा जाएगा या फिर स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। तो आइसोमेरिज्म है क्या? कार्बन कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कार्बन कंपाउंड जिसमें से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको कहते हैं आइसोमर्स। तो यहां पे क्या हो रहा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे अगर एग्जांपल हम लेंगे स्टूडेंट्स ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। C4H10 कहने का मतलब कि ब्यूटेन के अंदर दो आइसोमर्स है। कैसे? दे आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कहने का मतलब क्या होता है? 4 एटम ऑफ कार्बन, 4 एटम कार्बन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट होगा, और दूसरा जो कार्बन एटम रहेगा वो ब्रांच में रहेगा। तो एक स्ट्रेट चेन रहेगा और दूसरा क्या होगा? ब्रांच चेन होगा। तो दैट इज व्हाट द आइसोमेरिज्म। बट इसकी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। उसी तरह से स्टूडेंट्स पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स, दे आर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में देखा था आइसोमेरिज्म टॉपिक में।
तो स्टूडेंट जो हमारा नॉर्मल पेंटेन होता है, नॉर्मल पेंटेन यानी क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। आइसोपेंटेन यानी क्या हो गया, ब्रांच चेन, जिसमें से सेकेंड कार्बन एटम को एक कार्बन एटम अटैच है। और नियोपेंटेन कहने का मतलब होता है कि जो हमारा सेकेंड कार्बन एटम है इस पे दो कार्बन एटम ऊपर और नीचे अटैच होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नियो। तो पेंटेन हैज अ 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये आप एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट आइसोमेरिज्म है क्या, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the different structural formula are called isomerism, and this property is called as a isomerism। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हो गए, कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। और पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो गए, क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, दैट इज अ नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन यानी स्ट्रेट, आइसो मतलब सेकेंड कार्बन को भी एक कार्बन अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम जो है उसे लगा हुआ एक कार्बन एटम अटैच है, इसको कहते हैं आइसो। और नियो कहने का मतलब कि सेकेंड कार्बन एटम को दो कार्बन एटम अटैच है, ये हो गया